दोस्तों, टेल्स ऑफ हर्डिंग गॉड्स के जबरदस्त नॉवल एक्सप्लेन वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में छिन्मू का सामना होगा एक अलग ही मिस्टीरियस स्पेस से, और वहां उसे कुछ मिस्टीरियस ट्रेजर भी मिलने वाले हैं। मगर कहते हैं ना, जहां ट्रेजर होता है वहां डेंजर्स भी होते हैं। तो आगे क्या होता है जानेंगे वीडियो में। तो अगर आपने पिछला वाला एपिसोड नहीं देखा है तो जाकर के जरूर से देख लेना, नहीं तो आप वीडियो को सही से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। मैंने लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो अब बिना और देरी किए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज के एपिसोड को। तो स्टार्टिंग भी वहीं से होती है जहां सोलोमन सील की एंसेस्टर ने मिस्टीरियस स्प्रिंग मतलब कि मिस्टीरियस तालाब के बारे में बताती है। सुनकर छिन्मू ने गहरी सांस ली और अगले ही पल वह सीधे तालाब में छलांग लगा गया। प्रिंसेस लिंग युक्स्यू और सी युनशांग ने भी तुरंत गहरी सांस ली और उसके पीछे पानी में कूद गई। अब आगे स्प्रिंग में जाते ही तीनों ने अपनी अपनी टेक्निक्स चलानी शुरू कर दी। लिंग युक्स्यू ने 9 ड्रैगन्स मोनार्क टेक्निक का इस्तेमाल किया। उसका शरीर फ्लड ड्रैगन्स की तरह पानी में तेजी से तैरने लगा। सी युंग सियांग ने हेवनली गॉड क्रिएशन टेक्निक चलाई। वह पानी में मछली की तरह फुर्ती से नीचे की ओर बढ़ने लगी। यह पॉन्ड इतना गहरा था कि उसका तल बिल्कुल दिखाई नहीं देता था। वे लगातार नीचे उतरते रहे। जैसे जैसे वे गहराई में जाते गए, चारों ओर अंधेरा बढ़ता गया, लेकिन फिर भी उन्हें तल नहीं मिला। पानी का दबाव भी लगातार बढ़ता जा रहा था। अचानक उनके सामने हल्की रोशनी दिखाई दी। उन्होंने देखा कि पॉन्ड की चारों दीवारें अब धीरे धीरे चौड़ी होती जा रही थीं। दीवारों पर टोकरी जितने बड़े ल्यूमिनस पर्ल्स जड़े हुए थे, जो हल्की लेकिन रहस्यमयी रोशनी फैला रहे थे। लिंग युक्स्यू हैरानी से बोली, ये ल्यूमिनस पर्ल्स तो इंपीरियल पैलेस वाले पर्ल्स से भी बड़े हैं। जैसे जैसे वे और नीचे उतरते गए, वैसे वैसे ऐसे पर्ल्स की संख्या भी बढ़ती गई। कई 100 यार्ड नीचे पहुंचने के बाद पानी का दबाव इतना बढ़ गया कि ऐसा लगने लगा मानो उनके फेफड़े अंदर की ओर धंस जाएंगे। उनकी आंखें लाल हो गईं, कानों में तेज गूंज होने लगी। अगर वे थोड़ी और गहराई में जाते तो शायद उनकी जान ही चली जाती। छिन्मू दोनों लड़कियों को वापस लौटने का संकेत देने ही वाला था, तभी उसकी नजर एक विशाल कैल्ड्रन पर पड़ी। वे आखिरकार पॉन्ड के तल तक पहुंच चुके थे। वह विशाल कैल्ड्रन दर्जनों यार्ड्स चौड़ा था। उसके बीच से हल्की हल्की जलधाराएं बाहर निकल रही थीं। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि उसके चारों ओर पानी बिल्कुल नहीं था। वहां सिर्फ हवा थी और चारों तरफ दिन जैसी उजली रोशनी फैली हुई थी। छिन्मू तैरकर वाटर स्क्रीन के पार गया। जैसे ही वह अंदर पहुंचा, उसका शरीर नीचे गिरने लगा। वह तुरंत अपने पैरों पर संतुलन बनाकर खड़ा हो गया। प्रिंसेस लिंग युक्स्यू और सी युनश्यांग भी वाटर स्क्रीन पार करके बाहर आईं और भीगे हुए शरीर के साथ जमीन पर उतर गईं। छिन्मू की नजर अनजाने में उनकी ओर चली गई। सी युंग चियांग ने तुरंत अपनी छाती दोनों हाथों से ढक ली, लेकिन लिंग युक्स्यू को अभी तक कुछ समझ नहीं आया। सी युंग चियांग ने धीरे से लिंग युक्स्यू से कहा, वह तुम्हारी तरफ देख रहा है। तभी लिंग युक्स्यू को एहसास हुआ। वह तुरंत पलट गई और अपनी वाइटल छी से शरीर पर लगा सारा पानी सुखा दिया। छिन्मू ने अपनी नजर हटा ली और मन ही मन सोचा, ऐसा भी नहीं है कि मैंने पहले कभी नहीं देखा। पिछली बार जब यह मेरे घर सोई थी तब भी देख चुका हूँ। इसकी छाती मेरी तुलना में बड़ी और ज्यादा गोरी जरूर है, लेकिन ताकत में यह अब भी मुझसे कमजोर है। तीनों ने अपने कपड़े सुखाए और आसपास का निरीक्षण करना शुरू किया। यह जगह समुद्र की गहराई में थी। चारों ओर बाहर केवल काला समुद्री पानी दिखाई दे रहा था। उन्होंने समुद्र की तलहटी में कई चिमनीज भी देखी, जो समय समय पर काला धुआं और लावा उगल रही थीं। तेज रोशनी से आकर्षित होकर समुद्र के विशाल और विचित्र जीव भी कभी कभी यहाँ तक तैरकर आ जाते। उनके शरीर बेहद विशाल थे, लेकिन तीनों में से कोई भी नहीं जानता था कि वे आखिर कौन से जीव थे। उनके सामने संगमरमर के ऊंचे ऊंचे पिलर्स खड़े थे, जो शांत सफेद रोशनी बिखेर रहे थे। थोड़ा आगे बढ़ने पर उन्हें सफेद धुंध दिखाई दी। उस धुंध के भीतर एक विशाल पैलेस की धुंधली आकृति नजर आ रही थी। उनके पैरों के नीचे चिकना व्हाइट जेड बिछा हुआ था, लेकिन चारों ओर टूटे हुए पत्थरों का मलबा फैला पड़ा था। विशाल कॉल्ड्रन के चारों ओर कई पिलर्स खड़े थे, जिससे साफ पता चलता था कि यह कभी किसी श्राइन के अवशेष रहे होंगे। उस विशाल कॉल्ड्रन से लगातार जलधाराएं निकल रही थीं। यही पानी आइलैंड के सोलोमन सील्स पीते रहे थे और इसी पानी ने उन्हें बुद्धि प्रदान की थी। छिन्मू ने गंभीर होकर कहा, मैंने पहले भी ऐसी जगह देखी है। ग्रेट रुइंस में सर्जिंग रिवर ड्रैगन पैलेस का ढांचा भी लगभग ऐसा ही था, लेकिन यह जगह उससे कहीं ज्यादा विशाल है। वहां सर्जिंग रिवर ड्रैगन किंग रहता था और वहीं से पूरे सर्जिंग रिवर का शासन करता था।
सी युनश्यांग उत्साहित होकर छिनमू से बोली, क्या यह भी किसी ड्रैगन पैलेस का हिस्सा हो सकता है? लिंग युक्स्यू हल्का कांपते हुए बोली, नहीं, मुझे यहाँ ड्रैगन्स की कोई ऑरा महसूस नहीं हो रही। उल्टा यहाँ ऐसी शक्ति है जो ड्रैगन्स से घृणा करती है। मुझे लगता है यहाँ कभी किसी गॉड का निवास रहा होगा। केनमू ने शांत स्वर में कहा, अगर यहाँ कोई गॉड था भी तो अब वह सिर्फ एक डेड गॉड होगा। छिनमू आगे बढ़ा। उसने अपनी आस्तीन लहराई। चारों ओर बिखरा मलबा उड़कर एक तरफ हट गया। नीचे एक टूटी हुई स्टोन टैबलेट दिखाई दी। उस पर बेहद प्राचीन अक्षरों में लिखा था, बेंट माउंटेन गॉड श्राइन। छिनमू भौहें सिकोड़ते हुए बोला, बेंट माउंटेन गॉड? समुद्र की तलहटी में माउंटेन गॉड कैसे हो सकता है? तभी सी युनश्यांग ने सिर हिलाकर केनमू से कहा, यह संभव नहीं है। समुद्र के नीचे माउंटेन गॉड नहीं हो सकता, जब तक कि बहुत पहले यह जगह समुद्र के ऊपर न रही हो, फिर बाद में किसी कारण समुद्र के नीचे डूब गई हो। सी युनश्यांग इतना कहते ही अचानक रुक गई। उसे एहसास हुआ कि उसने क्या कह दिया है। फिर उसने हैरानी से बोली, क्या ऐसा हो सकता है कि बहुत पहले यह जगह समुद्र के ऊपर रही हो? लेकिन यह तो सही नहीं हो सकता। हमारी सेक्रेट कल्ट के इतिहास में इतनी भयानक भौगोलिक तबाही का कहीं भी कोई रिकॉर्ड नहीं है। हेवनली डेविल कल्ट पूरे 20,000 वर्षों से अस्तित्व में थी। इतना लंबा इतिहास होने के बावजूद ईस्ट सी हमेशा ईस्ट सी ही रहा था। कहीं भी यह दर्ज नहीं था कि यहाँ कभी कोई विशाल महाद्वीप हुआ करता था। जहाँ तक इटर्नल पीस एम्पायर की बात थी, उसका इतिहास तो हेवनली डेविल कल्ट से भी कहीं छोटा था। इसलिए उसके लिए भी यह जानना असंभव था कि ईस्ट सी में ऐसा परिवर्तन कब हुआ। किन्मू विशाल कैल्ड्रन के पास जाकर बोला, यह समुद्री इलाका बेहद गहरा है। 6 डायरेक्शंस रियलम के डिवाइन आर्ट्स प्रैक्टिशनर्स भी यहाँ के वाटर प्रेशर को मुश्किल से सह सकते हैं। इसकी गहराई कम से कम 3,000 यार्ड्स तो जरूर होगी। इतना कहकर किन्मू ने अपनी उंगली आगे बढ़ाई। उसकी वाइटल ची सीधी ऊपर की ओर उड़ गई। कुछ देर बाद उसने अपनी वाइटल ची वापस खींच ली। फिर गंभीर स्वर में बोला, यह मेरी उम्मीद से भी ज्यादा गहरा है, पूरे 4,956 यार्ड्स। छिनमू आगे बोला, यहाँ बेंट माउंटेन गॉड श्राइन मौजूद है। इसका मतलब यहाँ कभी बेंट माउंटेन भी रहा होगा, और किसी माउंटेन टू गॉड का दर्जा तभी मिलता है जब उसकी ऊंचाई कम से कम 3,000 यार्ड्स हो। लिंग युक्स्यू और सी युनच्यांग तुरंत समझ गईं कि छिनमू क्या कहना चाहता है। जिस जगह अभी बेंट माउंटेन गॉड श्राइन था, वहीं कभी बेंट माउंटेन खड़ा रहा होगा और उसके चारों ओर विशाल मैदान फैले होंगे। लेकिन किसी भयानक आपदा के बाद पूरा भूभाग समुद्र के नीचे डूब गया। बेंट माउंटेन के आसपास की पूरी धरती लगभग 6 से 10,000 यार्ड्स नीचे धंस गई थी। दोनों ने कल्पना की, अगर अचानक कोई भयंकर भूकंप आए और पूरा इटर्नल पीस एम्पायर 10,000 यार्ड्स नीचे जमीन में धंस जाए, तो वह दृश्य कितना भयावह होगा। स्पष्ट था कि बेंट माउंटेन गॉड श्राइन वाली भूमि कभी ऐसी ही किसी विनाशकारी आपदा का शिकार हुई थी। चिन्मू ने चारों ओर नजर दौड़ाई। उसने अनुमान लगाया कि इस विशाल कॉल्ड्रन का मालिक शायद उस समय स्पिरिट पिल्स बना रहा था, लेकिन तभी वह भयानक परिवर्तन आ गया, जिसकी वजह से उसे कॉल्ड्रन से पिल्स निकालने तक का समय नहीं मिला। चिन्मू ने कॉल्ड्रन के अंदर झांक कर देखा। उसे वहां केवल टूटे हुए मेटल के टुकड़े दिखाई। वो तुरंत कॉल्ड्रन के अंदर कूद गया। उसने ध्यान से जांच की, लेकिन सभी स्पिरिट वेपन्स पूरी तरह टूट चुके थे। उनमें कोई भी उपयोगी चीज नहीं बची थी। हालांकि कैल्ड्रन पर बने सजावटी रन पैटर्न्स ने उसका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। वे रन पैटर्न्स उन रन से अलग थे जिन्हें उसने पहले कभी देखा था। उनमें एक अलग ही प्रकार की सुंदरता थी। छिनमू मन ही मन सोचने लगा, यह कॉल्ड्रन इस युग का नहीं है। इसके रून्स ग्रेट रूइंस के खंडहरों में मिले रून्स से काफी मिलते जुलते हैं, लेकिन उनमें कुछ अंतर भी है। उसने काफी देर तक उन रनस का अध्ययन किया, फिर कैल्ड्रन से बाहर निकल आया। किन्मू ने अपने कपड़ों का पानी सुखाया, फिर आगे चलते हुए दोनों लड़कियों से कहा, लॉन्ग जियाओनान हमारे सारे स्पिरिट वेपन्स ले गई है। अब हमारे पास लड़ने के लिए कोई सही वेपन नहीं है, इसलिए सब लोग सावधान रहना। लिंग यूशु और सी युनश्यांग उसके पीछे पीछे चलने लगी। चलते चलते लिंग यूशु ने किन्मू से कहा, दूसरे लोगों के स्पिरिट वेपन्स इस्तेमाल करने से बेहतर है कि हम अपने 6 डायरेक्शंस डिवाइन ट्रेजर से खुद एक स्पिरिट वेपन पैदा करें। अगर हम 6 डायरेक्शंस स्पिरिट वेपन बना लें तो अपनी रक्षा आसानी से कर पाएंगे। चिन्मू थोड़ा चौंक गया। उसने लिंग युक्षु से पूछा, 6 डायरेक्शंस डिवाइन ट्रेजर से स्पिरिट वेपन कैसे पैदा किया जाता है? चिन्मू को अचानक सियन चिंगर की बात याद आई। उस महान डीमन ने भी कभी कहा था कि स्पिरिट वेपन्स 6 डायरेक्शंस डिवाइन ट्रेजर से जन्म लेते हैं।
लेकिन कथिनमू आज तक यह नहीं समझ पाया था कि डिवाइन ट्रेजर आखिर स्पिरिट वेपन को जन्म कैसे देता है। 6 डायरेक्शंस रियलम के बारे में उसका ज्ञान अभी भी अधूरा था। सी यूनश्यांग हैरानी से किन्मू से बोली, कल्ट मास्टर, आपको यह भी नहीं पता? हॉल ऑफ 6 डायरेक्शंस की नन होंग फा ने पहले 6 डायरेक्शंस डिवाइन ट्रेजर से स्पिरिट वेपन पैदा करने के बारे में लेक्चर भी दिया था। चिन्मू ने सिर हिलाकर कहा, मैंने हॉल ऑफ 6 डायरेक्शंस में पहले सिर्फ एक ही बार कदम रखा था और अंदर जाते ही मुझे तुम्हारे साथ कोने में खड़ा होने की सजा मिल गई थी। सी यूनश्यांग को भी वह घटना याद आ गई जब उसे किन्मू के साथ कोने में खड़ा किया गया था और वह अपनी हंसी नहीं रोक सकी। तभी लिंग यूश्यू ने किन्मू से कहा, 6 डायरेक्शंस डिवाइन ट्रेजर से स्पिरिट वेपन पैदा होने की बात असल में एक तरह का रूपक है। 6 डायरेक्शंस डिवाइन ट्रेजर सीधे स्पिरिट वेपन नहीं बनाता, बल्कि उसका केवल आकार और रूप तैयार करता है। जैसे ही तुम अपनी टेक्निक चलाओगे, तुम्हारा वाइटल की 6 डायरेक्शंस डिवाइन ट्रेजर में इकट्ठा होकर स्पिरिट वेपन का आकार बना देगा। इतना कहकर लिंग युक्स्यू ने अपनी टेक्निक चलाई। तुरंत 9 ड्रैगन की गूंजती हुई दहाड़ सुनाई दी। 9 ड्रैगन उड़ते हुए उसके चारों ओर घूमने लगे। फिर उन सभी के सिर उसकी पीठ के पीछे इकट्ठा हो गए, जबकि उनके शरीर आपस में लिपटकर एक लगभग 5 गज लंबे हैंडल और छोटे पहाड़ जैसी विशाल हथौड़े की आकृति में बदल गए। सी यूनश्यांग ने अजीब सा चेहरा बनाकर लिंग युक्स्यू से कहा, प्रिंसेस च्यू, तुम्हारा स्पिरिट वेपन एक हैमर है? लिंग युक्स्यू ने जवाब दिया, सिर्फ इतना ही नहीं, मैंने बैटल स्पेल्स और बैटल टेक्निक्स को 9 ड्रैगन्स मोनार्क टेक्निक के साथ मिलाने का रास्ता चुना है। इसलिए यह 9 ड्रैगन्स हैमर मेरे स्पिरिट वेपन का सिर्फ एक रूप है। ये 9 ड्रैगन अलग अलग होकर किसी भी समय दूसरी आकृतियां भी ले सकते हैं। फिर उसने सी यूनश्यांग से पूछा, सेंटेस च्यांग, तुम्हारे स्पिरिट वेपन का रूप कैसा है? सी यूनश्यांग मुस्कुराई और अपनी टेक्निक चलाई। उसके 6 डायरेक्शंस डिवाइन ट्रेजर से वाइटल ची बाहर निकला और एक पतले धागे का रूप लेने लगा। वह धागा अनगिनत बदलाव करता हुआ उसके चारों ओर ऐसे घूमने लगा जैसे कोई लंबी चेन हो। फिर उसने मुस्कुराकर छिन्मू से कहा, यही मेरे स्पिरिट वेपन का रूप है। कल्ट मास्टर, आपके स्पिरिट वेपन का रूप कैसा है? चिन्मू ने सिर हिलाकर कहा, 6 डायरेक्शंस रियलम की मेरी टेक्निक अभी पूरी नहीं हुई है, इसलिए मुझे अभी तक अपने स्पिरिट वेपन का रूप भी नहीं पता। फिर उसने दोनों से पूछा, जब अभी सिर्फ स्पिरिट वेपन का आकार ही बना है, तो असली स्पिरिट वेपन को फॉर्ज कैसे किया जाता है? तीनों धुंध से ढके पैलेस के भीतर चलते रहे। लिंग युक्स्यू ने छिन्मू से कहा, उसके लिए एक बहुत कुशल ब्लैकस्मिथ की जरूरत होती है। अगर स्पिरिट वेपन अच्छी तरह फोर्ज किया जाए और वह तुम्हारे स्पिरिट वेपन के रूप से पूरी तरह मेल खाए, तभी उसकी पूरी ताकत बाहर आती है। लेकिन अगर फॉर्जिंग सही ना हो, तो डिवाइन आर्ट्स की पूरी शक्ति कभी नहीं निकल पाएगी। मैं पहले अपने स्पिरिट वेपन के रूप को स्थिर करूंगी। दोनों जिस व्यक्ति की बात कर रही थीं, वह एक ही इंसान था। हेवनली वर्क्स हॉल मास्टर और असिस्टेंट मिनिस्टर शान यूक्सिन एक ही व्यक्ति थे। किन्मू ने ग्रीन हेवन्स आइज खोली और शाइन के अंदर चलते हुए कहा, मैं तुम दोनों की मदद कर सकता हूँ। मेरी फॉर्जिंग स्किल भी बुरी नहीं है। अगर यहाँ थोड़ा गोल्ड और आयरन मिल जाए तो मैं 1-2 दिन में तुम दोनों के स्पिरिट वेपन फॉर्ज कर सकता हूँ। लिंग युक्स्यू हैरान होकर छिन्मू से बोली, डिवाइन फिजिशियन सेक्रेड हैंड्स, जो पेंटिंग में भी माहिर है, वह फॉर्जिंग भी जानता है? सी यूनश्यांग भी आश्चर्य से छिन्मू को देखने लगी और बोली, कल्ट मास्टर, आपको फोर्जिंग भी आती है? किन्मू ने विनम्रता से कहा, इतनी भी बड़ी बात नहीं है, मुझे बस मेटल को पीटना और थोड़ी ब्रूट फोर्स लगाना आता है। विलेज में ग्रैंडपा म्यूट की परीक्षा मैंने बस एक छोटी सी ट्रिक से पास की थी। हमारे विलेज के आसपास के इलाकों में ग्रैंडपा म्यूट सबसे महान ब्लैकस्मिथ हैं और उनकी परीक्षा बहुत कठिन होती है। दोनों लड़कियां एक दूसरे को देखने लगीं। उन्हें समझ ही नहीं आया कि हंसें या रोएं। श्राइन के अंदर का स्थान बेहद विशाल था। चिन्मू के चेहरे पर हैरानी उभर आई। वह तुरंत श्राइन से बाहर निकला और कदम गिनते हुए पूरे श्राइन का आकार नापने लगा। लिंग युक्स्यू ने अंदर झांककर हैरानी से कहा, यह अंदर से इतना विशाल है। सी यूनश्यांग ने भी अंदर देखा और आंखें फैलाकर कहा, अंदर इतना बड़ा कैसे हो सकता है? चिन्मू दोबारा श्राइन के अंदर गया और सोचते हुए तेजी से उसकी दीवारों के किनारे किनारे चलने लगा। लिंग युक्स्यू ने चिन्मू से पूछा, अरे काउ हर्डर, क्या हुआ? चिन्मू ने गंभीर होकर कहा, बाहर से यह श्राइन सिर्फ 9 कदम लंबा और 50 कदम चौड़ा है, लेकिन अंदर यह 9000 कदम लंबा और 5000 कदम चौड़ा है। इसके बाद चिन्मू ने ऊपर देखा। श्राइन की छत मानो आसमान जितनी ऊंची थी।
वहां विशाल रत्नों को सितारों का रूप देकर जरा गया था, लेकिन उन तारों की व्यवस्था आज के आकाश से बिल्कुल अलग थी। वे सितारे उनसे लगभग 10,000 गज ऊपर चमक रहे थे। सिर्फ सितारे ही नहीं, वहां एक मून और एक सन भी मौजूद था। छिन्मू समझ नहीं पाया कि आखिर किस तरह की डिवाइन आर्ट से ऐसा अद्भुत खजाना बनाया गया होगा। सबसे हैरानी की बात यह थी कि वह सन अब भी पूरी चमक के साथ जल रहा था और उसकी रोशनी पूरे शाइन को दिन की तरह प्रकाशित कर रही थी। स्टार्स के अलावा वहां एक मून और एक सन भी था। छिन्मू को बिल्कुल नहीं पता था कि आखिर किस तरह की डिवाइन आर्ट से ऐसा खजाना बनाया गया था, लेकिन वह सन अब भी भयंकर रूप से जल रहा था और उसकी रोशनी पूरे श्राइन को जगमगा रही थी। छिन्मू ने चारों तरफ देखा और मन ही मन चौंक गया। ये कोई साधारण श्राइन नहीं था, बल्कि एक छोटा सा मगर एक पूरा वर्ल्ड था। छिन्मू ने अपने तेज धड़कते दिल को शांत करते हुए गंभीर स्वर में कहा, इस श्राइन के अंदर की स्पेस बाहर से देखने पर जितनी लगती है, उससे पूरे 10,000 गुना बड़ी है। सन और मून एक डिवाइन बीस टाउटी की आई सॉकेट्स में स्थित हैं। ये श्राइन एक टाउटी की डिवाइन बोन्स के ऊपर बनाया गया है और संभव है कि वह टाउटी एक गॉड के स्तर का रहा हो। ये तो मेरे टाउटी सैक से भी ज्यादा शक्तिशाली है, क्योंकि ये एक प्योर ब्लडेड टाउटी है, सिस्टर युक्स्यू। शायद यही वजह है कि तुम्हें पहले इतना प्रेशर महसूस हो रहा था। सी यूनश्यांग की आंखें उत्साह से चमक उठीं, लेकिन अगले ही पल फीकी पड़ गईं। सी यूनश्यांग ने अफसोस से कहा, कितनी दुख की बात है कि ये श्राइन इतना विशाल है कि इसे यहाँ से ले जाना ही संभव नहीं है। छिन्मू ने भी आह भरते हुए कहा, सच में कितनी अफसोस की बात है। उसी समय छिन्मू की नजर उस सन पर पड़ी और उसके मन में अचानक एक विचार कौंध गया। छिन्मू मन ही मन सोचने लगा, ये सन तो एक मैन मेड आर्टिफैक्ट है। अगर मैं सनशिप के सन को भी जला सकूं तो? यह सोचते ही उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। अगर वह सनशिप के सन को जला देता तो सन गार्डियन यन जिंगजिंग को सनशिप द्वारा निगला नहीं जाना पड़ता। छिन्मू पहले मून गार्डियन बन चुका था, इसलिए वह अच्छी तरह जानता था कि मून शिप किसी गार्डियन की लाइफ फोर्स को किस तरह बेरहमी से सोख लेती है। इसी वजह से वह सन गार्डियन की भी बहुत चिंता करता था और नहीं चाहता था कि यान झिंगजिंग भी उसी तरह मर जाए। अगर सनशिप का सन जलाया जा सकता था तो वह हर हाल में ऐसा करना चाहता था। अगले ही पल छिन्मू आसमान में उड़ गया और पूरी ताकत से श्राइन की छत की ओर बढ़ने लगा। श्राइन का अंदरूनी हिस्सा बेहद विशाल था। वह जितना ऊपर जाता गया उतना ही सन के करीब पहुंचता गया, लेकिन जैसे जैसे वह पास पहुंचा, गर्मी भी उतनी ही भयानक होती गई। आखिरकार इतनी तेज गर्मी हो गई कि उसका शरीर उसे सहन ही नहीं कर पाया। तभी छिन्मू का शरीर कांप उठा। उसने तुरंत मार्स सॉवरेन्स फायर मार्कीज ट्रू टेक्निक का इस्तेमाल किया। अगले ही पल वह मार्स सॉवरेन के बुल हेडेड ह्यूमन बॉडीड रूप में बदल गया, जिसके पैरों के नीचे 2 फ्लेम ड्रैगन्स थे। उस रूप में बदलने के बाद वह फिर से सन की ओर बढ़ने लगा, लेकिन जितना वह करीब जाता गया, तापमान उतना ही बढ़ता गया। सन की तेज चमक से उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे, लेकिन बाहर आते ही वे तुरंत भाप बनकर उड़ गए। छिन्मू ने अपनी आंखें पूरी तरह खोलकर उस सन को ध्यान से देखा। अब उसे साफ दिखाई दिया कि वह कोई असली सन नहीं था, बल्कि एक विशाल आईबॉल था, जिससे भयंकर फायर एनर्जी निकल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी रहस्यमयी बीस्ट की आंख को रिफाइन करके उसे बनाया गया हो। उसकी प्यूपिल अब भी साफ दिखाई दे रही थी। वह प्यूपिल बिल्कुल गोल थी और उसी प्यूपिल से भयंकर फायर एनर्जी और चकाचौंध कर देने वाली रोशनी लगातार बाहर निकल रही थी। लेकिन छिन्मू उसके पास पहुंच भी नहीं पाया था कि उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके पूरे शरीर में हजारों सुइयां एक साथ चुभ रही हों। छिन्मू तुरंत नीचे उतर आया। उस प्यूपिल से निकलने वाली रोशनी जलती हुई नीडल्स की तरह उस पर बरस रही थी। अगर वह बिना सोचे समझे आगे बढ़ता तो या तो उस भयानक गर्मी में पिघल जाता या फिर सूर्य की किरणें उसे वहीं मार डालती। धप की आवाज के साथ छिन्मू वापस जमीन पर उतरा। वह अपनी पूंछ हिलाते हुए गहरी सोच में डूब गया। सी युंगशियांग और लिंग युक्स्यू दोनों उसे ऊपर से नीचे तक हैरानी से देखने लगी। सी युंगशियांग ने हिम्मत जुटाई और अपना हाथ बढ़ाकर छिन्मू के बड़े, मजबूत और गोल बुल बटक्स को छू लिया। सी युंगशियांग हैरानी से बोली, अरे ये तो सचमुच असली बट है। प्रिंसेस शू, तुम भी छूकर देखो। मगर प्रिंसेस लिंग युशू ने कहा, नहीं, मैं नहीं। लेकिन ऐसा कहते हुए उसने भी अपना हाथ बढ़ाकर छिन्मू के बुल बटक्स को छू लिया। प्रिंसेस लिंग युक्स्यू
हैरानी से बोली, सच में? ये तो असली है और कितना मुलायम है। अगले ही पल चटाक की आवाज के साथ चिन्मू ने अपनी पूंछ घुमाई और दोनों लड़कियों के हाथों पर मार दिया। दर्द से दोनों ने तुरंत अपने हाथ पीछे खींच लिए। चिन्मू बिना कुछ बोले श्राइन से बाहर निकल गया। दोनों लड़कियां अपने दर्द करते हाथों को सहलाते हुए उस विशाल बैल को देखती रहीं। चलते समय उसके बड़े बड़े बुल बटक्स हिल रहे थे, जिन्हें देखकर दोनों का मन फिर से उन्हें छूने का करने लगा। चिन्मू श्राइन के बाहर आया। उसके पैरों के नीचे मौजूद दोनों फ्लेम ड्रैगन्स अचानक आसमान की ओर उड़ गए। चिन्मू उड़कर श्राइन की छत पर पहुंचा। फिर उसने वहां लगी एक ग्लेज्ड रूफ टाइल निकाल दी। ये श्राइन बेहद असाधारण था। हर रूफ टाइल पर रून मार्किंग्स बनी हुई थीं, इसलिए डिवाइन आर्ट्स या स्पिरिट वेपन्स के हमले भी उन्हें आसानी से नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे। कुछ देर बाद चिन्मू ने कई ग्लेज्ड रूफ टाइल्स और हटा दी। अंदर से रोशनी बाहर निकलने लगी। चिन्मू मुस्कुराया और बोला, जैसा मैंने सोचा था, आईबॉल का पिछला हिस्सा रोशनी नहीं छोड़ता। सी यूनशियांग ने ऊपर देखा। उसे दिखाई दिया कि श्राइन के बाहर से एक विशाल बुल हेड अंदर झांक रहा था। वह सन के ठीक पीछे दिखाई दे रहा था। अगले ही पल उस विशाल बैल का एक बड़ा हाथ अंदर आया और आसमान में टंगे उस सन को पकड़ लिया। उसने हल्के से उसे हिलाया, हल्का सा झटका दिया और अगले ही पल पूरा सन बुझ गया। श्राइन के अंदर का माहौल तुरंत थोड़ा अंधेरा हो गया, लेकिन जब दोनों लड़कियों ने ऊपर देखा तो उन्हें महसूस हुआ कि अब स्टार्स की रोशनी पहले से कहीं ज्यादा साफ और चमकदार हो गई है। स्टारलाइट और मूनलाइट एक दूसरे के साथ मिलकर पूरे आसमान को सजा रही थीं। अगर ये बाहर की दुनिया होती तो मून की लाइट और स्टारलाइट एक दूसरे की खूबसूरती को और बढ़ा रहे थे, जिससे श्राइन का स्टारी स्काई और भी मनमोहक लग रहा था। लेकिन चिन्मू वापस श्राइन के अंदर नहीं आया। कुछ ही देर बाद एक विशाल बुल हेड मून के पीछे दिखाई दिया और उसने मून को भी उखाड़ लिया। दोनों लड़कियां मन ही मन थोड़ी नाराज हो गईं। वे सोचने लगीं, कितना बेकार इंसान है, इसे जरा भी रोमांटिक फीलिंग्स की समझ नहीं है। अगर इस श्राइन की मूनलाइट और स्टारलाइट के नीचे बैठकर बस दो मीठी बातें कर देता तो कितना अच्छा माहौल बन जाता। बस पहले इस चालाक लोमड़ी को मेरे पास से हटाना पड़ता। थोड़ी देर बाद दोनों लड़कियों ने ऊपर से रूफ टाइल्स हटने और इकट्ठा होने की आवाजें सुनी। धीरे धीरे श्राइन का पूरा आसमान गायब होने लगा। बीच बीच में चिन्मू का विशाल बुल हेड दिखाई देता और वह एक एक करके सभी स्टार्स भी निकालता जा रहा था। करीब 1 घंटे बाद श्राइन का सन, मून और सभी स्टार्स चिन्मू निकाल चुका था। दोनों लड़कियां श्राइन से बाहर आईं। उन्होंने देखा कि बाहर चमकते हुए लूमिनस पर्ल्स का एक पहाड़ सा ढेर लगा हुआ था। उसके पास 2 विशाल आई बॉल्स रखे हुए थे, जिनकी प्यूपल्स पूरी तरह बंद थीं। हर आई बॉल लगभग 3 यार्ड्स ऊंचा था। वे दोनों लड़कियों से भी कहीं ज्यादा बड़े थे। उन्हें देखकर बिल्कुल नहीं लगता था कि वे असली आंखें हैं। वे किसी बेहतरीन जेड से तराशी गई मूर्तियों जैसी दिखाई दे रही थीं। प्रिंसेस लिंग युक्स्यू उनके पास गई और ध्यान से देखने लगी। उसे उन जेड आईज के अंदर बेहद जटिल मार्किंग्स दिखाई दी। उसे लगा कि वे किसी फॉर्मेशन की मार्किंग्स थीं। उन आंखों की प्यूपल्स पूरी तरह बंद थीं, जिसकी वजह से प्यूपल सिर्फ एक सफेद पतली लाइन की तरह दिखाई दे रही थी। असली प्यूपल दिखाई नहीं दे रही थी, सिर्फ गोल्डन वेन लाइंस थीं, जो सन की किरणों की तरह चारों ओर फैली हुई थीं। दोनों लड़कियों ने उन जेड आईज को छुआ। उनकी उंगलियों में बर्फ जैसी ठंडक महसूस हुई। किसी को भी यकीन नहीं हो सकता था कि कुछ समय पहले यही आंखें भयानक फायर एनर्जी छोड़ रही थीं। सी यूनशियांग ने अफसोस से कहा, मैंने तो सोचा था कि ये टाओटी की असली आंखें होंगी, लेकिन ये तो जेड से बनी हुई हैं। उधर चिन्मू उन आंखों में से एक के पीछे खड़ा होकर उसके साथ कुछ करने में लगा हुआ था। दोनों लड़कियों को समझ नहीं आ रहा था कि वह आखिर कर क्या रहा है। अचानक उस जेड आई की प्यूपिल में एक पतली सी दरार खुल गई। उसी पल दोनों लड़कियों ने देखा कि प्यूपिल के अंदर एक बेहद जटिल फॉर्मेशन एक्टिवेट हो गया। वह फॉर्मेशन अनगिनत गियर्स से बनी किसी विशाल मशीन जैसा दिखाई दे रहा था। अगले ही पल प्यूपिल के अंदर से भयंकर आग की लपटें निकलने लगीं। वे पल पल और भी प्रचंड होती जा रही थीं। दोनों लड़कियों की नजर जैसे ही उस प्यूपिल पर पड़ी, उनकी आंखों में जलन होने लगी। सी यूनशियांग ने तुरंत प्रिंसेस लिंग युक्शु का हाथ पकड़कर उसे पीछे खींच लिया। दोनों ने तुरंत अपनी नजरें उस आई से हटा लीं। अगले ही पल शुआत की तेज आवाज के साथ एक बर्फ जैसी सफेद लाइट बीम प्यूपिल से बाहर निकली। उसने हवा तक को जला दिया।
जहां जहां वह बीम गुजरी, वहां जमीन पर बिछे सभी व्हाइट मार्बल स्लैब्स एक पल में लावा बन गए। यहाँ तक कि वह लावा भी धीरे धीरे भाप बनकर उड़ने लगा। वह बीम आगे जाकर कुछ ग्लेज्ड रूफ टाइल्स से टकराई। उन रूफ टाइल्स पर भी रून मार्किंग्स बनी हुई थीं, लेकिन फिर भी वे एक पल में वेपोराइज हो गईं। प्रिंसेस लिंग युक्स्यू घबरा गई। वह मन ही मन सोचने लगी, अगर ये बीम मुझ पर पड़ जाती तो मैं तो उसी समय मर जाती। अच्छा हुआ सेंटिस श्यांग ने मुझे समय रहते खींच लिया। उधर कन्मू अब भी जैडाई के पीछे कुछ एडजस्ट कर रहा था। दोनों लड़कियां घूमकर पीछे गईं। उन्होंने देखा कि वहां रून मार्किंग से बनी एक फॉर्मेशन थी। वह बहुत ज्यादा जटिल नहीं थी, लेकिन यह समझना मुश्किल था कि आखिर वह किस प्रकार की फॉर्मेशन थी। चिन्मू अपने वाइटल क्यूआ से उस फॉर्मेशन को लगातार एडजस्ट कर रहा था। जैसे जैसे वह एडजस्टमेंट करता गया, जेड आई की प्यूपिल दोनों तरफ से धीरे धीरे और ज्यादा खुलती गई। फायर एनर्जी भी लगातार बढ़ती गई। अब ऐसा लग रहा था जैसे एक असली सन चारों तरफ अपनी गर्मी फैला रहा हो। इतनी गर्मी हो गई कि आंख के पीछे खड़े रहने पर भी उसे सहना मुश्किल था। चिन्मू ने गंभीर स्वर में दोनों लड़कियों से कहा, अपनी आंखें बंद कर लो। मैंने इस आई के फॉर्मेशन की पूरी शक्ति खोल दी है। अब मैं प्यूपिल को बहुत पतली स्लिट में बदलकर इस स्पिरिट वेपन की असली ताकत जांचने वाला हूँ। दोनों लड़कियां एक पल के लिए चौंक गईं। उन्होंने मन ही मन सोचा, स्पिरिट वेपन। इतने में चिन्मू ने फॉर्मेशन को नियंत्रित करके प्यूपिल को सिकोड़ना शुरू किया। पलक झपकते ही उसकी रोशनी हजारों गुना ज्यादा तेज हो गई। प्रिंसेस लिंग युक्स्यू और सी युंगसियांग ने तुरंत अपनी आंखें बंद कर लीं और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं खत्म होता है। और दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक हाइप और लाइक जरूर करें। और अगर आप इसके आगे का भी एपिसोड देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए